नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। एक बहुत दिनों बाद मैं प्रोफेसर साहब से बात कर पा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब भी बहुत व्यस्त रहे, इधर चीजें भी बहुत हो रही हैं। प्रोफेसर साहब, एक चीज, आज तो भारत की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करते ही रहते हैं, लेकिन इधर बहुत से डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसमें विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति सब एक दूसरे से गड़बड़ है। और इन सबको थोड़ा ड्राइव कर रहा है इस समय अमेरिका। अमेरिका अपने हथियार बेचना है, उसको नोबेल प्राइज भी चाहिए। ट्रम्प साहब को विदेश नीति भी ठीक करनी है, लड़ाई करवानी भी है, बुझानी भी है, ये सब मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे में भारत का एक जो ट्रेड हम लोग का एग्रीमेंट है, उसको 9 जुलाई उसकी एक डेट है। आज 6 मतलब अब आज हम लोग के 1-2 दिन रह गया है। ऐसे में मैं दो तीन चीजें आपसे अमेरिका भारत के ट्रेड को लेके थोड़ा समझना चाहूंगा। जी हाँ। मैं मोटे तौर पे इसको 3 चीजों में बांट रहा हूं। एक, हथियार का जो सौदा अमेरिका हमें पुश करना चाहता है घुमा फिरा के, और दूसरा एक हमारा जो कृषि को लेके बहुत कुछ हल्ला गुल्ला, बहुत कुछ मन में डाउट है, और तीसरा मैं इसको ईंधन इसलिए कहूंगा, 2 तरह की ईंधन। एक तो जो हम लोग क्रूड खरीद रहे हैं, उसके अलावा रेयर अर्थ की भी बात अब कहीं ना कहीं उठ रही है कि वो भी एक सटल वे में इस पूरी डील का कहीं ना कहीं हिस्सा है। जो भारत में सीज फायर हुआ उसका हिस्सा है, इत्यादि इत्यादि। शुरुआत लेकिन मैं थोड़ा आज हथियार से करना इसलिए चाह रहा हूं कि मेरे पास जो मैं बहुत मोटे मोटे तौर पे समझता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरर अमेरिका है, करीब 43%। अब ये उसको सूट करता है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध होता रहे, उधर इजराइल और ईरान में कुछ इस तरह का होता रहे, या इजराइल और पैलेस्टीन वाला मामला चलता रहे, और उसके अपने व्यापारिक कारणों से, औद्योगिक कारणों से इंडिया पाकिस्तान की सीमाएं भी अशांत रहे और हम उनसे हथियार खरीदते रहे। मैं केवल इस ट्रेड डील में हथियार कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस पे एक थोड़ी आपकी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद में जो बाकी ट्रेड की चीजें हैं उस पर बात करूंगा। प्रोफेसर अरुण। देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये कैपिटलिज्म का क्राइसिस है। कैपिटलिज्म का क्राइसिस ये है कि जो बड़े देश हैं, उन्नत देश हैं, अमीर देश हैं, उनको बाजार चाहिए जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बढ़े। और ये कोई नई बात नहीं है। ये आप देखेंगे तो पहले गैट होता था जिसके तहत ट्रेड होता था, फिर गैट हो गया WTO में, और WTO के आने के बाद तो मतलब सारे के सारे बाजार खुल गए। गैट तो सिर्फ ट्रेड इन इंडस्ट्रियल गुड्स होता था, लेकिन अब एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ट्रिम्स, ये सारे नए भी चीज़ें आ गई थी। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि वो अपना बाजार कैसे बढ़ाए, इसीलिए वो हमारा कृषि का बाजार खोलना चाह रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि हमारा आपसे ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कवर करने के लिए आपसे जो कोशिश करेंगे कि आपका कृषि हम खुलवा दें, और आप जो हमसे डिफेंस में ज़्यादा खरीदें, और आप हमारी एनर्जी खरीदें। तो जो चीज़ें आप और जगह से खरीदते हैं आप वो हमसे खरीदें। तो अमेरिका की कोशिश है कि ये जो बाजार है ना, जो देश जितना बाजार ले लेगा वो उतना ज़्यादा और उन्नति करेगा। तो अमेरिका की कोशिश है कि जो डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि अभी तक हमारा जो 60% हथियार था वो तो रूस से आता था, और धीरे धीरे अभी पिछले 20 सालों में हमने और ज़्यादा अमेरिका से लिया है, फ्रांस से लिया है। अब उनकी कोशिश है कि अब हम सीधे सीधे अमेरिका से ही लें हथियार, जिससे कि उनका जो बाजार है वो और एक्सपैंड करे। तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो आपने जिक्र किया कि यूक्रेन में हथियार बिकें, इजराइल को हथियार बिकते रहें, और जो आपका भारत और जो उनसे हथियार खरीदे। तो जो आइजनहावर ने कहा था 1959 में, जब उनका जब टर्म ख़त्म हो रहा था प्रेसिडेंटशिप का, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है। तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि भारत और ज़्यादा हथियार वहाँ से खरीदे, जिससे कि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो, और जो उनका जो मार्केट है वो उनको मिल जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा बढ़ पाए। और देखिए, ये जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो एक स्पेशल तरह का जो कैपिटल आइटम होता है। तो अर्थव्यवस्था में ये देखा जाता है कि जब इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल आइटम में इन्वेस्टमेंट होगा, तो उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है।
लेकिन साथ में क्या होता है कि जब आप जो कैपिटल में खर्च करते हैं तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और अगर डिमांड उतनी नहीं है तो फिर वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन मिलिट्री हार्डवेयर एक ऐसी चीज होती है जो आप बनाते हैं मशीन और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बनाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उसको ऑब्सोलीट डिक्लेयर करके उसको ताक पे रख देते हैं और दूसरी मशीन खरीद लेते हैं। तो कहते हैं ये हवाई जहाज अब ऑब्सोलीट हो गया, ये टैंक ऑब्सोलीट हो गया, अब नया हवाई जहाज नया टैंक ये लेंगे। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ये रहता है कि वो युद्ध करवाता रहता है जिससे कि इक्विपमेंट उनका नया नया और बिके, और वैसे भी ऑब्सोलेसेंस के लिए वो करता रहता है कि अब ये पुराने हो गए हथियार, अब नए हथियार ले लीजिए। तो भारत भी अपने हथियार बदलता रहता है, नए नए हथियार, क्योंकि ये लगता है कि चीन के भी नए हथियार आ रहे हैं, पाकिस्तान के भी नए हथियार आ रहे हैं। तो एक वॉर जो है उससे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत फायदा होता है और डिफेंस में वो मार्केट वो लेना चाहता है। जी जी, मैं प्रोफेसर साहब इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन करके फिर हथियार का खत्म करूंगा। जो मेरी समझ में आया है कि ये जो भी ताकतें हैं, चाहे अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर हो, चीन से बड़ा सप्लायर है, फ्रांस बड़ा सप्लायर है हथियारों का, ये अपनी टेक्नोलॉजी कभी नहीं बेचेंगे। ये आपको जनरेशन 4, जनरेशन 4.5 कुछ कुछ जनरेशन कर करके, जैसा आपने बताया, जो आजकल हम लोग आईफोन में देखते हैं कि आईफोन 16 तक आ गया है, 15 16, वो उसके बाद 17, वो बेचने का माल है, वो अपनी टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शकों को थोड़ा एक चीज ये भी समझा दीजिए कि R&D और टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जब तक भारत कुछ भी कहता रहे कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग, आप जब तक R&D पे ध्यान नहीं लगाएंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उनकी टेक्नोलॉजी को अपने आप बनाएंगे और फिर उसको टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट करके आप उनकी दूसरी टेक्नोलॉजी में फंसेंगे। इसको जरा अगर दर्शकों को थोड़ा समझा सकते हैं। देखिए, जो वैश्वीकरण है टेक्नोलॉजी का मामला। जिसके पास ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी होगी वो अपना माल आपको बेचेगा, वो एक तरह से सस्ता भी बेचेगा और ज्यादा अच्छा भी बेचेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो तभी आपकी डेवलप होती है जब आप R&D करते हैं, और अगर आप R&D में कमजोर हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी भी कमजोर रहेगी। जैसे कि भारत के उसमें है, अभी हम अपने GDP का 0.65% R&D में खर्च करते हैं, जबकि चीन 3% खर्च करता है और उसकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, तो हमसे 22 गुना ज्यादा R&D में खर्च करता है, और इसीलिए उसने जो दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और दुनिया के मार्केट पे उसका वर्चस्व हो गया है। अमेरिका भी वो मैच नहीं कर पाता है, जो टेक्नोलॉजी उनकी इस्तेमाल हो रही है, जो उनके वेजेस जो कम है, जिसकी वजह से उनका माल सस्ता प्रोड्यूस होता है। और इसलिए मेरा मानना है कि भारत को भी अपना R&D पे खर्च बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ R&D पे ही नहीं, हायर एजुकेशन पे भी, क्योंकि हायर एजुकेशन से ही रिसर्च आगे बढ़ती है। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है R&D के लिए, उसमें हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन को, उनको डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं। वहाँ पे फ्यूडल जो मतलब वो कंट्रोल रहता है, जिससे कि वहाँ पे R&D डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाता है जैसे कि होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर हम लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है वो 1980s से हम बना रहे हैं और अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका इंजन G404 है, वो हम 1992-93 से वो G404 इंजन, अब G414 इंजन की बात चल रही है कि हम G414 लगाएंगे, पर ना G404 हम बना पा रहे हैं ना G414 बना पाएंगे। हालांकि उसमें रखा गया है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, लेकिन कोई भी जो देश है वो इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, वो चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी हो। सुखोई भी हम बना रहे हैं बहुत समय से, लेकिन सुखोई में भी जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं इंजन के, वो हम अभी भी जो रूस से ले रहे हैं। तो हमारी जो कावेरी इंजन हम बनाने वाले थे अपने जो LCA के लिए, वो कावेरी इंजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वो हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए। तो 30 साल के R&D के बावजूद भी हम वो डेवलप नहीं कर पाए। उसी तरह हमारा जो मेन बैटल टैंक है उसमें हम लेओपार्ड का इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिसमें कि हम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो देश है जो हमें सप्लाई कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं देते। तो जब तक हम अपने R&D को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जैसे कि चीन ने किया कि चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब किया, और अब वो 5th जनरेशन भी एयरक्राफ्ट उन्होंने दिखाया है, और कहने में सुनने में आता है कि वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी उन्होंने जो तैयार कर लिया है।
तो यानी कि वो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, जबकि हमारा जो LCA है वो हम कहते हैं कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और वो भी इंडिजिनस नहीं है। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ गए, क्योंकि हमारा R&D बहुत कम है, और हमारा प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल R&D पे ध्यान नहीं देता। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम R&D पे खर्च हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर लेंगे। पर जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे तो आपकी आत्मनिर्भरता वो खत्म हो जाती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब हम अपने R&D पे जो आगे तवज्जो देंगे। उसके लिए हमें एजुकेशन पे तवज्जो देनी पड़ेगी, हायर एजुकेशन को बेहतर बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, एक R&D का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मामला है जो हमें स्ट्रेटेजिकली डील करना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एक तरफ से डिस्ट्रॉय करते चले जाएं, और जो हमारे लैब्स वगैरह हैं वहाँ पे एक तरह से ये ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन कंट्रोल रखा जाए। उससे जो R&D नहीं डेवलप होती, उससे टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होती। जब तक कि आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तब तक आप जो रिसर्च आगे नहीं बढ़ा सकते। जी जी, मैं प्रोफेसर अब थोड़ा हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर लें, क्योंकि उस पर काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। एग्रीकल्चर में तरह तरह की बात है, आशंकाएं हैं, डेयरी सेक्टर वो खोलना चाहता है वो, और अब तो यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं कि जो चारा है मवेशी का, अभी तक तो हमारे खाने का, इंसान के खाने की चीजें वो सप्लाई कर रहे थे, अब वो चारा भी सप्लाई करने के चक्कर में है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए क्यों अहम है, और इसको लेके भारत सरकार अभी तक ये स्टैंड ली हुई है कि हम एग्रीकल्चर में उनको नहीं आने देंगे। मैं जरा इस पे क्या है और जरा दर्शकों को समझा सकें कि एग्रीकल्चर को लेके हमें क्या क्या आशंकाएं हैं हमारे मन में। देखिए, कृषि में हमारे यहाँ 46% लोग जो कामगार हैं वो कृषि में काम करते हैं, और आप ये समझिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे लगता है 60% जो हमारी जनता है वो कृषि पे किसी न किसी तरह से निर्भर है। तो इतने बड़े सेक्टर को अगर आप खोल देंगे तो वो सेक्टर अगर compete नहीं कर पाएगा तो बहुत बड़े सेक्टर पे बहुत सारे लोगों पे उसका गलत असर पड़ेगा। और वजह उसकी ये कि भारत में 85% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं या मझौले किसान हैं, जो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। उसमें बहुत सारे 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान हैं, और किसानों की आमदनी बहुत कम है। वो 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा साल में कमा पाते हैं ज़्यादातर किसान। तो ये अगर आप तुलना करें तो अमेरिका में जो मिनिमम फार्म साइज है वो 250 एकड़ का है, और वहाँ पे बड़े बड़े फार्म तो 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार एकड़ के भी फार्म हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर चलाती है, और उस पर उनको ज़बरदस्त सब्सिडी मिलती है। मतलब एक किसान को अमेरिका में 26 लाख रुपए के करीब सब्सिडी मिल जाती है। तो एक तरफ 26 लाख की सब्सिडी हो गई, और दूसरी तरफ हमारे किसान हैं जो मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो कंपटीशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनके फार्म पे करोड़ों रुपए की जो कैपिटल होता है। मतलब 250 एकड़ के फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्कर काम करते हैं, जबकि हमारे यहाँ हर 1 एकड़ 2 एकड़ के किसान के फार्म पे आप देखें तो सारा परिवार 4-5 लोगों का वहाँ बैठा रहता है, वो काम करता रहता है। तो वहाँ पे सब्सिडी भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, कैपिटल भी ज़्यादा है। तो हमारा जो आम किसान है वो उससे नहीं जूझ सकता, और क्योंकि सब्सिडी है तो सस्ता सप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो किसान है उसको जो दाम मिलेगा वो गिर जाएगा। ऑलरेडी किसान परेशान है कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। तो अगर हमने अपना मार्केट खोल दिया, जैसे वो कह रहे हैं दूध का मार्केट, चिकन लेग्स का मार्केट, सोयाबीन का मार्केट, कॉर्न का मार्केट, ये सब खोल देंगे, तो ये जो किसान हैं उन पे सब पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा जो किसान है वो अमेरिका के किसानों से या यूरोप के किसानों से जूझ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडीज बहुत हैं। हमारे यहाँ उतनी सब्सिडीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो इसलिए हम अपने कृषि मार्केट को खोल नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि देखो फिर वहाँ से माल आएगा तो सस्ता हो जाएगा, तो कंज्यूमर को फायदा होगा। लेकिन हम पहले प्रोड्यूसर होते हैं फिर कंज्यूमर होते हैं। जब हम कुछ उत्पादन करते हैं तो आमदनी मिलती है। अगर उत्पादन ही कम हो जाएगा और आमदनी कम हो जाएगी तो हम कंज्यूम कैसे करेंगे? तो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर वाले हैं उनको फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर 60% लोगों को नुकसान होगा तो उसका बहुत भारी असर पड़ेगा हमारी टोटल इकोनॉमी पे। इसलिए हम कृषि को खोल नहीं सकते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे सोयाबीन हो, इन सब को हम मार्केट को खोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा किसान उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। जी जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और, ये जो फ्यूल को लेके मतलब क्रूड को लेके अमेरिका बात हुआ है, और जो उस तरह के आंकड़े आए कि भारत ने अभी तो ट्रेड कायदे से अग्रीमेंट हुआ भी नहीं है, और एक 15-20 दिन पहले की एक रिपोर्ट थी
जिसमें कहा गया था कि पहले 4 महीने में भारत ने ट्रंप के आने के बाद करीब 270% अपना क्रूड इंपोर्ट बढ़ा दिया है अमेरिका से। और ऐसा जो जो इसके जानकार लोग कह रहे हैं कि भारत में वो क्रूड महंगा पड़ता है, और एज कंपेयर टू हम अब रूस से सस्ते क्रूड को कम कर रहे हैं। इसमें क्या सत्यता है और क्या फैक्ट्स हैं? देखिए, ये बात काफी पुरानी है। जब ट्रम्प साहब पहली बार आए थे 2016 से 2020, उस समय भी हमने प्रॉमिस किया था कि हम डिफेंस में अपना इंपोर्ट बढ़ा देंगे और अमेरिका से जो एनर्जी है वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये कोशिश थी कि ट्रम्प साहब को खुश करने की, कि हम ये करके अपना जो डेफिसिट उनका है, ट्रेड डेफिसिट, हमारा जो सरप्लस है उनका डेफिसिट है, तो उसको हम कम कर देंगे। और ट्रम्प साहब का बराबर इस पर प्रेशर बना हुआ है कि ये आप करिए, कृषि खोलिए, डिफेंस सेक्टर करिए, फिर आप जो ये एनर्जी है वो आप हमसे ज़्यादा लीजिए। तो इसका असर यही होगा जो आपने कहा सही, कि जो अभी रूस से सस्ता आता था तेल, वो अब जो महंगा तेल आएगा तो हमारे जो एनर्जी के दाम है वो बढ़ जाएंगे। तो ये इसका असर हमारे सारे इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, कि अगर हमारे एनर्जी के कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो उसका इन्फ्लेशन हमारा और ज़्यादा तेज़ होगा, और फिर जो उत्पादन है उसके दाम बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें असर करेंगी हमारे उस पर। जी जी, मैं अब एक अंतिम, क्योंकि उस पे बहुत कुछ हश हश है, बहुत क्लैरिटी नहीं है। रेयर अर्थ को लेके बहुत हल्ला अभी मचा था कि जो भारत का सीज फायर हुआ उसका एक बड़ा कारण पीओके में रेयर अर्थ का होना, भारत में कश्मीर में रेयर अर्थ का होना, और अमेरिका को रेयर अर्थ की ज़रूरत होना। उसका जो अभी मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे ज़्यादा है वो चीन में है, अमेरिका को थोड़ी डिपेंडेंस है, और वो भी शायद इस ट्रेड डील का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होने जा रहा है। मैं उस पर भी जरा आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। रेयर अर्थ का क्या मामला है? देखिए, ये रेयर अर्थ हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं मैग्नेट्स बनाने के लिए, और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह के लिए इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इस समय चाइना का 90% कंट्रोल है रेयर अर्थ्स पे। तो क्योंकि जो थ्रेटन किया अमेरिका ने चाइना पे इतना ट्रेड वो टैरिफ लगाने का, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम रेयर अर्थ नहीं देंगे। उन्होंने पहले भी ये किया था एक बार, जब उनको थ्रेटन किया गया था, तो उन्होंने फिर रेयर अर्थ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। फिर उसके बाद मामला सुलझ गया। अभी भी जिनीवा में जो उनके नेगोशिएशन हुए अमेरिका के और चीन के, तो वहाँ पे फिर चीन ने कहा कि ठीक है, हम रेयर अर्थ सप्लाई करना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कंडीशन लगा दी, उन्होंने लाइसेंसिंग वगैरह कर दिया। तो भारत को भी रेयर अर्थ चाहिए, हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह को चाहिए। तो इसलिए रेयर अर्थ की बहुत ज़रूरत हो रही है। और आपने देखा कि ट्रम्प साहब ने नेगोशिएशन किया यूक्रेन के साथ कि $500 बिलियन का, कि वो उनको जो वहाँ पे मिनरल्स जो है रेयर अर्थ, वो उनको उपलब्ध हो जाएं। तो रेयर अर्थ की ज़रूरत दुनिया भर में है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह के लिए। तो इसलिए निगाह तो सबकी उस पर टिकी हुई है। और हमने भी अभी 2-3 साल पहले कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ रेयर अर्थ के जो भंडार मिले हैं, तो हो सकता है कि अमेरिका सोच रहा हो कि ये वहाँ से भी हम रेयर अर्थ कुछ ले लें। पर मेरा मानना है कि जो अभी जो युद्ध विराम हुआ, उसके पीछे मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब की जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ और थी। वो कहते हैं ट्रेड ट्रेड, है ना, लेकिन मेरा मानना है वो ट्रेड इतना नहीं है जितना कि मुझे है कि वो डर था कि कहीं ये न्यूक्लियर ना चला जाए। क्योंकि न्यूक्लियर अगर होता है तो उसका बहुत बड़ा खतरा सारी दुनिया पे होगा, वो अमेरिका पे भी खतरा होगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये खतरा था कि हमने जो यहाँ पे उनके एयरफील्ड पे अटैक किया, तो वहाँ पे ही जो उनके न्यूक्लियर स्टोरेज भी था, न्यूक्लियर स्टोरेज की साइट्स भी थी। तो इसलिए ओवरनाइट 9-10 तारीख को काफ़ी, जैसे ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं कि वांस ने और रूबियो ने काफ़ी देर बात की पाकिस्तान से और भारत से, और दोनों को उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आप सीज फायर कर लो, नहीं तो कहीं ये न्यूक्लियर मामला हाथ से न निकल जाए। तो मुझे लगता है वो न्यूक्लियर मामला जो जिसकी बात उस समय उठी थी, वो ज़्यादा ज़रूरी मामला था। और ये रेयर अर्थ का मामला तो ये है कि वो उन्होंने यूक्रेन से और जब कुछ अफ्रीका में और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ भारत में अगर मिल सकेगा तो मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा था वो एक बड़ा मसला था। जी, मैं प्रोफेसर साहब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न। चुनाव का मौसम अब आ रहा है, और एक अजीब मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग, इन सब की जगह अब हम सब लोग शायद
ट्रेड डील और पहलगाम और ऐसी बातों में इलेक्शन का मुद्दा रहेगा, जातिगत जनगणना, जिसका शायद हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मैं इस पे एक टिप्पणी, आपको कभी कभी नहीं लगता कि बीच में ये एक समय आया था जब भारत में थोड़ा रोजगार और महंगाई की बात होने लगी थी, लेकिन इधर फिर से वो मामला हट गया है ध्यान से? वो तो देखिए, जो रूलिंग पार्टी है उसकी तो कोशिश रहती है कि भटका दे, क्योंकि अगर ये मुद्दा बेरोजगारी पे और महंगाई पे और आम आदमी की कंडीशन ऑफ लिविंग पे अगर आएगा तो उनको नुकसान होगा उससे। तो इसलिए भटकाने के लिए वो ये सब करते रहते हैं, जो मुद्दे साइड के मुद्दे हैं, जिससे कि जनता उसी में उलझी रहे, और जब जनता उसी में उलझी रहेगी तो फिर जो रियल मुद्दे हैं उनकी तरफ नहीं आ पाएंगे। तो ये मुझे लगता है ऑपोजिशन का रोल है। ऑपोजिशन को इस सब पे मतलब जब कैंपेन करना चाहिए कंसिस्टेंटली। अगर ऑपोजिशन ही भटक जाता है इन सब चीज़ों में तो फिर उसके जो रूलिंग पार्टी तो सक्सेस उनको मिल ही जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऑपोजिशन का रोल जो है वही कमज़ोर है, जिससे कि जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ताक पे चले जाते हैं और ये सारे मुद्दे सामने आ जाते हैं। जी जी, मैं अब चलते चलते अंतिम बस एक और, क्योंकि एक प्रश्न आ गया तो मैंने कहा आपसे एक बहुत क्विक वो ले लूं। ये जो दिल्ली और एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को हटाने का एक मुहिम चली है, मतलब मुहिम क्या, वो तो कानून है कि अब वो चल नहीं सकती हैं, उसमें कुछ लोगों का, एक अच्छे लोगों का मानना यह है कि वो आर्थिक कारण ज्यादा है बनिस्बत प्रदूषण। प्रदूषण हो सकता है क्योंकि वो प्रदूषित को आप खत्म नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दूसरी जगह ले जाके चलाइए, तो वहां पे भी प्रदूषण फैलेगा। लोग कह रहे हैं इसका मुख्य कारण जो ऑटोमोबाइल लॉबी है, चाहे स्कूटर, उसका प्रेशर है, और शायद उस प्रेशर में एनसीआर में बंद करने की बात है। इस पे आपका की राय क्या है? मेरा मानना है कि ऑटोमोबाइल लॉबी बहुत पावरफुल है भारत में। वो नीतियां बनाती है अपने हक में। जैसे कि हम लोग 93-94 से ही ऑल्टरनेट बजट जब बनाया था तो हम कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दीजिए और प्राइवेट व्हीकल्स को कम करिए, लेकिन वो नीति आज तक अपनाई नहीं गई। दिल्ली में भी अगर आप देखें तो अगर आप बसों की संख्या बढ़ा दें, अब 2-3-4 हज़ार बसें ही चलती हैं, जबकि आप 20-25 हज़ार अगर बसें दिल्ली में चलाएं तो बहुत सारा ट्रैफिक जब प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ऐसी रैशनल पॉलिसीज अपनाने की जगह वो इसी तरह से करते रहते हैं कि एक तरफ आप जब बढ़ावा दीजिए कि प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ें, कारें बढ़ें, ऑटो ये टू व्हीलर्स बढ़ें, तो उससे प्रदूषण तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो जो रैशनल है वो करना चाहिए। और मुझे ये मेरा मानना है कि 15 साल की नीति और 10 साल की नीति जो है पेट्रोल और डीजल का कारों के लिए और व्हीकल्स के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। आप जब पोल्यूशन कंट्रोल जो आप करते हैं, पोल्यूशन चेकिंग, उसमें करप्शन खत्म कर दीजिए। अगर पोल्यूशन चेकिंग ठीक से हो तो व्हीकल ठीक से काम कर रही है तो फिर उसको क्यों जो आप जंग कर रहे हैं? क्योंकि उसको बनाने में भी तो आपने जो सारा पोल्यूशन क्रिएट किया, उसके लिए लोहा चाहिए, बैटरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें भी तो पोल्यूशन होता है। तो आप सिर्फ जो उसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के जो पोल्यूशन है उसको कम कर दीजिए। अगर व्हीकल का जो कंडीशन ठीक है उसकी चेकिंग ठीक कर दीजिए। उसमें करप्शन बहुत होता है, जो पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स है वहां पे करप्शन ही होता रहता है। तो इसलिए फिर जब वो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हो जाती हैं तो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और ऑटोमोबाइल लॉबी है वो उसका फायदा उठाती है। जी, मैं प्रोफेसर साहब चलते चलते तो दर्शकों को बता दूं कि प्रोफेसर साहब और हम सब लोग एक समय ऐसा भी था, और वो कोई ऐसा नहीं कि हमारे पिता और हमारे बाबा बताते थे, हम सब लोग बस में चलते थे, दिल्ली में बस में चलते थे, आराम से चलते थे, और बहुत कॉमन मोड ऑफ कन्वेंस था बस का। लेकिन अब तो सोच भी नहीं सकते हैं कि आप बस में चढ़ सकते हैं। आपका प्रोफेसर साहब आज बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू।